हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एकेएस सिविल एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आप सभी से मिल रही हूं न्याय बैच के अंतर्गत। दोस्तों, न्याय बैच में आपको संपूर्ण प्रीलिम्स 2027 की तैयारी करवाई जा रही है, जो कि पूरी तरीके से निःशुल्क है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको आपका एक भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बिना पैसा खर्च किए हम इतनी सटीक तैयारी आपको करवा रहे हैं कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन फंसाने की और आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की गारंटी हमारी। शर्त यह है कि आपको हमारे साथ निरंतर पढ़ना पड़ेगा और आपको हम पर विश्वास रखना पड़ेगा। पहले भी लोगों ने विश्वास हमारे ऊपर रखा है 2025 में और 2026 में, जो आज बैठकर 25 और 26 का मेंस बड़े ही शांति से लिख रहे हैं। दोस्तों, अब हमने प्रीलिम्स में तो पैसा खर्च नहीं किया, लेकिन यदि हमें डिप्टी कलेक्टर बनना है तो थोड़ा सा मेहनत करना तो बनता है, थोड़ा सा पैसे खर्च करना तो बनता है, क्योंकि बाद में लाखों तभी कमाएंगे जब आज हम कुछ पैसे खर्च करें। तो आपको एकेएस सिविल एकेडमी का ऐप इंस्टॉल करना है, जहां आपको दिखेगा इन्फिनिटी प्लस बैच, जहां आपको दिखेगा इन्फिनिटी प्लस बैच। और इस बैच में आपको संपूर्ण मेंस की तैयारी करवाई जा रही है। क्लियर है? बहुत ही कम कीमतों में आपको आपका अधिकारी बनने का हर सपना पूरा किया जा रहा है, क्योंकि ना केवल यहां पर आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी पेपर 1 से पेपर 6 तक, बल्कि लाइव फॉर्मेट पर, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पर आपको आंसर राइटिंग भी सिखाई जाएगी। क्लियर? यानी कि अब इस ऐप से जुड़ा हर स्टूडेंट आंसर राइटिंग करने में समर्थ होगा, बिना डरे, बिना किसी हिचक के। क्लियर है? आपको इसके अंतर्गत क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे पेपर 1 से पेपर 6 तक का पूरा मेंस पढ़ाया जाएगा। आंसर राइटिंग करवाई जाएगी और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे हम यहाँ पर एक एक यूनिट नहीं, एक एक टॉपिक नहीं, उसके अंदर के एक एक सब टॉपिक्स को भी कवर करते हुए आपको पूरा मेंस पढ़ाएंगे। इसकी वैलिडिटी 2 इयर्स की रहने वाली है। आप इनकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पर आपको एक फ्री सौगात हम वापस से दे रहे हैं। क्या कि न्याय बैच के अंतर्गत हम जितने भी क्वेश्चंस लगाएंगे वो आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट पे पीडीएफ भी उपलब्ध कराएंगे इस बैच के अंतर्गत, जिसके लिए आपको ऐप के या इस बैच के पैसों के अलावा एक्स्ट्रा 1 रुपए भी देने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसके अलावा भी यदि कोई डाउट है इस बैच से संबंधित या फिर हम आपके कोर्स से संबंधित, आपके तैयारी से संबंधित, आप यहां बने व्हाट्सएप पर क्लिक करके डायरेक्ट व्हाट्सएप पर हमारे मेंटोर से कनेक्ट कर सकते हो। आपको एकेएस सिविल एकेडमी का ऐप भी आपको एकेएस सिविल एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है, जिससे आप पूरी तरीके से करंट अफेयर से अपडेटेड रहें और प्रीलिम्स के बाद आपको यह भी पता चल सके कि एकेएस सिविल एकेडमी का इतिहास जो है वो रचा हुआ है। एकेएस सिविल एकेडमी ने इतिहास रचा हुआ है प्रीलिम्स में क्वेश्चंस टू द पॉइंट फंसाने में। क्लियर है? आपका ज्यादा समय ना लेते हुए अब मैं शुरू करूंगी हमारी क्लास को, और आज की इस क्लास से शुरू हो रहा है मध्य प्रदेश का भूगोल, यानी कि मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी। हमने प्रीलिम्स की मध्य प्रदेश की हिस्ट्री और मध्य प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर पूरा डन कर लिया बहुत शानदार तरीके से। यदि आप में से किसी का आज फर्स्ट लेक्चर है या फर्स्ट डे है तो आप जाएं और प्रीवियस हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के सारे लेक्चर्स देखें। आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल की तैयारी आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे यहां पर करवाई जा रही है। क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए देखते हैं। यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? क्लियर? क्या पढ़ रहे हैं हम? यहां पर मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ रहे हैं और यहां पर पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की पहली फसल कौन सी है। तो देखिए, क्या मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल चावल है? तो नहीं। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल मक्का भी नहीं है, बाजरा भी नहीं है। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूं। गेहूं क्या है? मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है। यहां पर आपसे मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल पूछा जा रहा है, प्रमुख फसल। यहां पर आपसे मध्य प्रदेश की राजकीय फसल नहीं पूछा जा रहा। यहां पर आपसे मध्य प्रदेश की राजकीय फसल नहीं पूछा जा रहा, क्योंकि अगर आपसे मध्य प्रदेश का स्टेट क्रॉप पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश की जो स्टेट क्रॉप है वो है ग्लाइसिन मैक्स, यानी कि
सोयाबीन। क्लियर? तो मध्य प्रदेश की राजकीय फसल अगर पूछा जाए तो वो है ग्लाइसिन मैक्स यानी कि सोयाबीन। और वीट जिसका वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एसेटिवम, जिसका वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एसेटिवम, वीट मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है। वीट मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ट्रिटिकम एसेटिवम इसका वानस्पतिक नाम है। वीट की फसल के लिए हमें औसत टेम्परेचर की अगर बात करें तो एट द टाइम ऑफ सोइंग हमें 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, और एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग यानी इसकी कटाई के समय हमें 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। ओवरऑल रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर के अंदर की चाहिए होती है। प्रमुख किस्मों की बात करें तो शरबती, लोकमान, सुजाता, कल्याण, सोना और मैक्रोनी। अग्रणी उत्पादक राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश देश में दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है आफ्टर उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश रैंक सेकेंड इन टर्म्स ऑफ व्हीट प्रोडक्शन। द फर्स्ट इज उत्तर प्रदेश, सेकेंड इज मध्य प्रदेश एंड थर्ड इज पंजाब। क्लियर है? मध्य प्रदेश की जो है सर्वश्रेष्ठ गेहूं की किस्म कौन सी है? शरबती गेहूं, जो कहां होती है? सीहोर में। तो ध्यान रखना है, सीहोर और होशंगाबाद मध्य प्रदेश के वो दो जिले हैं जहां पर मैक्सिमम व्हीट प्रोडक्शन होता है। क्लियर है? मध्य प्रदेश के स्टेट व्हीट रिसर्च सेंटर की बात करें तो कहां पर स्थित है? पवारखेड़ा, होशंगाबाद। पवारखेड़ा, होशंगाबाद। वहीं अगर हम बात करें नेशनल व्हीट रिसर्च सेंटर की तो नेशनल व्हीट रिसर्च सेंटर है हरियाणा के करनाल में, हरियाणा के करनाल में। और वहीं अगर हम बात करें इंटरनेशनल व्हीट एंड मेज रिसर्च सेंटर तो वो कहां पर है? मैक्सिको में। सॉरी, इंटरनेशनल व्हीट एंड मेज रिसर्च सेंटर तो वो कहां पर है दोस्तों? खमरिया, जबलपुर में। खमरिया, जबलपुर, ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश में स्टेट व्हीट रिसर्च सेंटर कहां पर है? पवारखेड़ा, होशंगाबाद। इंटरनेशनल व्हीट एंड मेज रिसर्च सेंटर है मध्य प्रदेश के खमरिया, जबलपुर में। और नेशनल व्हीट रिसर्च सेंटर है हरियाणा के करनाल में। क्लियर है इतनी चीजें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। मध्य प्रदेश की राजकीय पक्षी या मध्य प्रदेश का स्टेट बर्ड सोन चिड़िया है, क्या यह सही है? ठीक है। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली रोहू है, गलत। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कमल है, नहीं। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, बिल्कुल सही है। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? मध्य प्रदेश के गठन के बाद, मध्य प्रदेश के गठन के बाद या गठन मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को हुआ था। उसके बाद मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय पेड़, राजकीय गान, राजकीय नृत्य, ये सभी समय समय पर अनाउंस किए गए। क्लियर? जिसमें मध्य प्रदेश की जो राजकीय बर्ड है या मध्य प्रदेश की जो स्टेट बर्ड है वो है पैराडाइज फ्लाई कैचर। पैराडाइज फ्लाई कैचर, जिसे हम दूधराज या शाही बुलबुल भी बोलते हैं, जिसे हम दूधराज या शाही बुलबुल भी बोलते हैं। क्लियर? वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश की राजकीय मछली की तो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? महाशीर। कहां पर है दोस्तों मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? महाशीर। नर्मदा नदी पे मछली सबसे ज्यादा मिलती है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खरगोन के बड़वाह में महाशीर प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है। आगे देखेंगे क्या मध्य प्रदेश का राजकीय जो पुष्प है, स्टेट फ्लावर है, वो कमल है? नहीं, मध्य प्रदेश का स्टेट फ्लावर है लिली, व्हाइट लिली, सफेद लिली। क्लियर है? जिसका वानस्पतिक नाम है लीलियम कैंडिडम, लीलियम कैंडिडम।
क्लियर। आगे, मध्य प्रदेश की का राजकीय पशु बारहसिंगा है। जी हाँ, बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु ब्रैंडरी प्रजाति, ब्रैंडरी प्रजाति का बारहसिंगा है। बारहसिंगा, रूसवर्स डुवासिली, मध्य प्रदेश का, देखिए लिखा हुआ है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। नाम रूसवर्स डुवासिली, मतलब इसका जो अन्य बोटेनिकल नेम है वो रूसवर्स डुवासिली है और ब्रैंडरी प्रजाति का है। ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पुष्प सफेद लिली, राजकीय जो हमारी मछली है वो है महाशीर और राजकीय पक्षी है हमारी दूधराज या शाही बुलबुल। क्लियर है, ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, कौन सा पक्षी मध्य प्रदेश के राज्य प्रतीक के रूप में माना जाता है? अभी हमने बताया पैराडाइज फ्लाई कैचर। क्लियर। आगे, मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह से संबंधित विचार करिए। तो देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह की बात करें, अगर हम मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह की बात करें तो मान लीजिए ये हमारा, बहुत ही रफ मैप बनाऊंगी, मेरी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। यहाँ पे जगह तो बच गई यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह की बात करें तो पहले मैं बना लेती हूं, ठीक है। बिल्कुल भी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी आप सभी एडजस्ट कर लीजिएगा। ये है बहुत रफ सा मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह, यानी कि मध्य प्रदेश का स्टेट सिंबल, मध्य प्रदेश का स्टेट सिंबल, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये क्या है? मध्य प्रदेश का स्टेट सिंबल। अब मध्य प्रदेश के स्टेट सिंबल में आपको 6 चीजें देखनी है, ठीक है, 6 चीजें। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें है, इसके बाहरी पार्ट में है सांची स्तूप की, सांची स्तूप की 24 तीलियां, सांची स्तूप की 24 तीलियां, ठीक है। आगे, ऊपर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन, ऊपर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन और नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। एक साइड है यहां पर धान की बाली, एक साइड है यहां पर धान की बाली, या सीधा अगर बोले धान की बाली ईस्ट साइड होगी क्योंकि ईस्ट साइड चावल होता है। तो एक साइड है यहां पर धान की बालियां, धान की बाली, और वेस्ट साइड हमारा गेहूं बहुत अच्छे क्वांटिटी में होता है, तो एक साइड है यहां पर गेहूं की बाली, गेहूं की बाली। बीच में ये है बरगद का पेड़, बरगद का पेड़, जिसका वानस्पतिक नाम फाइकस बेंगलस है, ठीक है, बरगद का पेड़ है। और ये बरगद का पेड़ मध्य प्रदेश के राजकीय पेड़ के रूप में भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश का स्टेट ट्री कौन सा है, तो उत्तर है फाइकस बेंगलस, यानी कि बरगद का पेड़, ठीक। तो बरगद का पेड़ ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो आपको अजीबो गरीब सा बना दिख रहा है, ये है अशोक स्तंभ की सिंह आकृति, अशोक स्तंभ
की सिंह आकृति, अशोक स्तंभ की सिंह आकृति, ये है मध्य प्रदेश के, ये है मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। अब देखिए कि क्या यहां पर हमें 6 चीजें दिख रही हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले है सांची स्तूप की तीलियां, पहली, दूसरा धान की बाली और गेहूं की बाली, तीसरा सत्यमेव जयते और चौथा मध्य प्रदेश शासन, पांचवा है बरगद का पेड़ और छठवा है अशोक स्तंभ की सिंह आकृति। सांची स्तूप की 24 तीलियां, बरगद का पेड़, सत्यमेव जयते, मध्य प्रदेश शासन, इसके बाद फिर गेहूं की और धान की बाली और अशोक स्तंभ की सिंह आकृति। मैंने ये रिपीट कर दिया क्या वापस से? सांची स्तूप की 24 तीलियां, अशोक स्तंभ की सिंह आकृति, मध्य प्रदेश शासन, सत्यमेव जयते, बरगद का पेड़, धान और गेहूं की बालियां। दैट्स इट। क्लियर? ये है क्या हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह, जिसमें ये चीजें मेंशन है। तो देखते हैं अब इनके बारे में संबंधित कथनों पर हमको विचार करना है। तो इसमें मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते, जी हाँ बिल्कुल लिखा है। गेहूं और सोयाबीन की बालियां अंकित है, नहीं, सोयाबीन की नहीं, ये किसकी बालियां हैं? गेहूं और चावल की। केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। हाँ जी बिल्कुल दर्शाया गया है। अब क्या बताना है आपको कि कौन सा इसमें से सत्य है? कौन सा सत्य है? तो फर्स्ट वाला सही है और थर्ड वाला सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। हमारा 2 वाला सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर सोयाबीन लिखा है, जबकि मैंने क्या बताया? चावल की बाली। क्लियर? देखिए 1 और 3, इसमें गेहूं और धान की बालियां अंकित है, गेहूं और सोयाबीन की बालियां नहीं। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफेद लिली, जिसका वानस्पतिक नाम है लीलियम कैंडिडम। क्लियर? आगे आचार्य विनोबा भावे ने किसे संस्कार राजधानी की संज्ञा दी है? आचार्य विनोबा भावे ने मध्य प्रदेश के किस जिले को संस्कार राजधानी कहा है? तो आज वही वो जिला है जिसे हम संस्कार धानी के नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला। संस्कार धानी, ठीक है। वहीं ग्वालियर की बात करें तो ये मध्य भारत का कैपिटल था। मध्य भारत जो असेंबली थी उसकी विंटर कैपिटल थी, ग्वालियर विंटर कैपिटल था। वहीं अगर बात करें इंदौर की तो ये मध्य भारत जो पार्ट बी में आता था 1947 से 1956 तक, उसकी इंदौर थी समर कैपिटल। ग्वालियर होती थी कैपिटल फॉर 6.5 मंथ एंड इंदौर होती थी कैपिटल फॉर 5.5 मंथ। ठीक है। वहीं अगर भोपाल की बात करें तो ये मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है, ये मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है। क्लियर? एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। इंदौर को हम मध्य प्रदेश की खेल राजधानी भी बोलते हैं, स्पोर्ट्स कैपिटल भी बोलते हैं। इंदौर को हम मध्य प्रदेश की कॉमर्शियल कैपिटल भी बोलते हैं, वाणिज्यिक राजधानी भी बोलते हैं। इंदौर को हम मध्य प्रदेश की कॉटन कैपिटल भी बोलते हैं, कपास राजधानी भी बोलते हैं। क्लियर है? इतनी चीजें ध्यान रखना है आप सभी को। तो जबलपुर को हम क्या कहते हैं? न्यायिक राजधानी या संस्कार राजधानी विनोबा भावे के द्वारा। भोपाल को प्रशासनिक राजधानी, व्यवसायिक, आर्थिक और खेल राजधानी इंदौर को। सिंगरौली को हमारी एनर्जी कैपिटल, कोल प्रोडक्शन की वजह से। पचमढ़ी को हम समर कैपिटल बोलते हैं और मैहर को हम संगीत राजधानी बोलते हैं, उस्ताद अलाउद्दीन खान की वजह से। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी मैहर, मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी, मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की न्यायिक और संस्कार राजधानी जबलपुर। ठीक है, आगे। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया? आपको ध्यान रखना है, फजल अली आयोग ने अपने रिकमेंडेशंस दिए थे
और उस रिकमेंडेशंस के अनुसार उन्होंने कहा था कि 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज बनाइए। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में उनकी बातों को, रिकमेंडेशंस को मान लिया गया, लेकिन कुछ परिवर्तनों के साथ, जैसे कि 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज ना बना के 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। क्लियर? इनमें कौन कौन सी शामिल हैं? तो 6 यूनियन टेरिटरीज में शामिल हैं अंडमान एंड निकोबार, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। मणिपुर, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, 6 यूनियन टेरिटरी कंप्लीट। 14 स्टेट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कैसे? ए स्क्वायर बी स्क्वायर जे के एम क्यूब। देखिए कैसे याद करना है, मैंने जैसे याद किया, ए स्क्वायर आंध्र प्रदेश असम, बी स्क्वायर बिहार बॉम्बे, जे से जम्मू कश्मीर और के से हमारा है केरला, एम क्यूब से मध्य प्रदेश, मद्रास और मैसूर, देन उसके बाद उड़ीसा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, और एक हमारा कौन सा है? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब। क्लियर? इतना ठीक है, ध्यान रहेगा आप सभी को, इतना बताइए, याद हो जाएगा इतना आप सभी को? तो ये थे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज। आपको तो याद रखना है मध्य प्रदेश, यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के उन 14 राज्यों में से एक मध्य प्रदेश भी है जिसका पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। दैट इज क्लियर? देखिए 1 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश में स्थापना दिवस भोपाल में मनाया जाता है। क्लियर? वहीं अगर छत्तीसगढ़ से बात करें कि छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश को कब अलग किया गया, तो अलग किया गया था 31 अक्टूबर को। बात करें कि छत्तीसगढ़ विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ, तो छत्तीसगढ़ अगर विधेयक की हम बात करें, छत्तीसगढ़ विधेयक की बात करें तो लोकसभा में यह पारित हुआ था कब दोस्तों? 31 जुलाई को 2000। बात करें राज्यसभा में कब पारित हुआ, तो 9 अगस्त 2000 को। बात करें प्रेसिडेंट के द्वारा सिग्नेचर कब हुए और ये एक्ट कब बन गया, 25 अगस्त 2000 को। फाइनली सेपरेट कब हुआ, 31 अक्टूबर को। और नया मध्य प्रदेश वापस कब गठित हुआ, 1 नवंबर 2000 को। क्लियर है इतना? इतना आप सभी को क्लियर है? ध्यान रखना है। फिलहाल हमसे पूछा गया कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट्स वर इन द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश ऑन 1 नवंबर 1956? मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 1956 की स्थिति में कितने जिले थे, कितने जिले और कितने संभाग थे? तो मध्य प्रदेश के पास 43 डिस्ट्रिक्ट्स और 8 डिवीजन्स थे। 43 डिस्ट्रिक्ट्स और 8 डिवीजन थे किस डेट में, 1 नवंबर 1956 को। फिर समय समय पर मध्य प्रदेश में और जिले और संभाग बनते गए। जैसे कि आपको ध्यान रखना है, इसी बीच में 2000 तक के अंदर, यानी कि छत्तीसगढ़ से सेपरेशन के पहले तक मध्य प्रदेश में 61 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए थे और 12 डिवीजन्स हो गए थे। तो जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तो 16 जिले, 16 डिस्ट्रिक्ट्स और जो 3 डिवीजन्स हैं वो किसके पास चले गए, छत्तीसगढ़ के पास। तो मध्य प्रदेश के पास बचे थे 45 डिस्ट्रिक्ट्स और 9 डिवीजन्स। तो 9 में से एक 10वां डिवीजन 14 जून 2008 को बना शहडोल, जो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग था। और उसके बाद समय समय पर अलग अलग जिले बनते गए, जैसे 15 अगस्त 2003 में बना अशोकनगर, अनूपपुर और आगरमालवा।
ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कि उसके बाद 17 मई 2008 और 24 मई 2008 को बने, अलीराजपुर से झाबुआ और सिंगरौली सीधी से बना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, झाबुआ से अलीराजपुर बना और सिंगरौली से सीधी से सिंगरौली बना। देन उसके बाद बात करें 16 अगस्त 2013 की, तो अगर मालवा बना, मध्य प्रदेश का 51वां जिला, 52वां जिला मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना निवाड़ी, पृथ्वीपुर, ओरछा और निवाड़ी तहसीलों को मिला करके। 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना। 16 अगस्त 2023 को रीवा से अलग होकर मऊगंज, यानी मऊगंज, नईगढ़ी और हनुमाना 3 तहसीलों को मिलाकर मऊगंज जिला बनाया गया। और 5 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश में बना मैहर जिला और एक पादुड़ना जिला। पादुड़ना और सौंसर को मिलाकर पादुड़ना बना, मैहर, रामनगर और अमरपाटन को मिलाकर बना हमारा मैहर जिला। इस तरीके से समय समय पर बनते गए। अभी हम इन्हें आगे भी डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड, 23.5 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड, जो इंडिया को 2 हाफ्स में बांटती है। पहला हाफ विथ 2/3 ऑफ लैंड मास एंड दूसरा हाफ विथ 1/3 ऑफ लैंड मास, ठीक है, ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बात अगर हम करें इंडिया की, तो इंडिया में कितने जिलों से होकर कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। राज्यों को बस डिस्कस कर लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 जिले जहां से भारत में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से ये होकर गुजरती है। 14 जिलों के नाम क्या क्या है वो भी आपको जानना आवश्यक है। देखिए क्या क्या नाम है उन 14 जिलों के। सबसे पहले भोपाल डिवीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट्स, भोपाल, राजगढ़, रायसेन, सीहोर, विदिशा, उज्जैन, रतलाम, आगरमालवा, सागर, दमोह, उमरिया, शहडोल, कटनी और जबलपुर। ये वो 14 जिले हैं जहां से मध्य प्रदेश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। भोपाल, राजगढ़, रायसेन, सीहोर, विदिशा 5, 6वां उज्जैन, 7 रतलाम, 8 आगरमालवा, 9वां सागर, 10वां दमोह, 11वां उमरिया, 12वां शहडोल, 13वां कटनी और 14वां जबलपुर। ये 14 जिले हैं मध्य प्रदेश के जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। क्लियर है इतना? आगे देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय रेखा IST गुजरती है? यानी कि मध्य प्रदेश के किस जिले से 82 डिग्रीज 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड गुजरती है? क्लियर? ध्यान रखना है। तो ये गुजरती है मध्य प्रदेश के सिंगरौली से। क्लियर? ये गुजरती है मध्य प्रदेश के सिंगरौली से, ध्यान रखना है। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पासेस थ्रू सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट इन रीवा डिवीजन इन MP। और कहां से और गुजरती है भारत में अगर बात करें तो इलाहाबाद के नैनी से या उत्तर प्रदेश के नैनी से। क्लियर? आगे, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक, तो ये हमने कभी पढ़ा था कि ये मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है। सद्भावना, ये 752 मीटर हाइट की मध्य प्रदेश में, या सीधा बोलूं ओवरऑल विंध्याचल पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। बात करूं सिगार की
तो ये मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट है 881 मीटर। ठीक है, तो धूपगढ़ जो है, जो सतपुड़ा मैकाल रेंज के महादेव पहाड़ी पर स्थित है, धूपगढ़ 1350 मीटर की हाइट के साथ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश, सिचुएटेड इन महादेव माउंटेन रेंजेस। सतपुड़ा मैकाल रेंज को हम 3 भागों में बांटते हैं, जहां ईस्टर्न सतपुड़ा मैकाल, सेंट्रल सतपुड़ा महादेव और वेस्टर्न सतपुड़ा राजपीपला होता है। तो ईस्टर्न सतपुड़ा या मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, सेंट्रल सतपुड़ा या महादेव की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, और ये मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है, और राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी बड़वानी में स्थित चूलगिरी की पहाड़ी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चूलगिरी राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सिद्ध बाबा है, और ये जो हमने अभी पढ़ा मैकाल की, सतपुड़ा पर्वत की, मध्य प्रदेश की, विंध्याचल पहाड़ियों की और मालवा पठार की। क्लियर है? यही चीजें हमने पढ़ी। आगे देखते हैं। सिंगरौली एवं अलीराजपुर जिले में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। इसका आंसर सीधा टिक लगा देना। सिंगरौली और अलीराजपुर के बीच 34 मिनट का अंतर है, यानी कि अलीराजपुर जिले में जो सूर्योदय है वो सिंगरौली से, सिंगरौली ईस्टर्न है, अलीराजपुर मध्य प्रदेश की वेस्टर्न बॉर्डर निर्धारित करता है। तो सिंगरौली में अलीराजपुर के कंपैरिजन में आधा घंटा पहले सूर्योदय होगा। वहीं बात करें सूर्यास्त की तो अलीराजपुर में आधा घंटा लेट सूर्यास्त होगा। ठीक है, देखिए लिखा है मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग में 34 मिनट का अंतर है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा और अलीराजपुर में सूर्यास्त आधे घंटे बाद होगा। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश के ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में 34 मिनट का अंतर है ना, वैसे देश के ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में याद रखना है 30 × 4 120 मिनट का अंतर है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वहां पर सबसे पहले सूर्य निकलेगा, और गुहार माता कच्छ जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वहां पर 2 घंटे लेट सूर्य निकलेगा। ध्यान रखना है। क्यों? अर्थ को, जो हमारी अर्थ है उसे 24 आवर्स लगते हैं 360 डिग्रीज कंप्लीट करने में, यानी एक राउंड कंप्लीट करने में। तो अगर हम डिवाइड करें तो अर्थ को 4 मिनट लगते हैं 1 डिग्री कंप्लीट करने में। अब हम लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का अंतर है, डिफरेंस है या डिस्टेंस है। तो इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करो तो 120 आएगा, यानी दोनों जगहों के बीच 120 मिनट का अंतर है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर सूर्योदय 2 घंटे पहले होगा और गुहार माता कच्छ में सूर्योदय 2 घंटे बाद होगा। क्लियर है? आगे देखिए। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है? बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है माच, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। माच मध्य प्रदेश के मालवा का प्रमुख नाट्य है और इसे मध्य प्रदेश का लोक नाट्य या लोक ड्रामा भी बोलते हैं। गम्मत की बात करें तो गम्मत क्या है? निमाड़ का फोक ड्रामा। कलगी तुर्रा की बात करें तो ये फोक सॉन्ग्स हैं, निमाड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं रात के समय, और इसमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या है? माच, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य। माच के प्रमुख जो कलाकार हैं वो सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा हैं। मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में माच का प्रणेता किसे कहा जाता है, तो बाल मुकुंद गुरु को। और मध्य प्रदेश में माच की शुरुआत कहां से हुई थी? उज्जैन से। यह भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है, यानी मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के जो जिले हैं वो कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करते हैं। तो मध्य प्रदेश के जो जिले हैं वो 5 राज्यों की सीमा स्पर्श करते हैं, लेकिन सभी जिले नहीं करते। ध्यान रखना है 55 में से 18 कितना हुआ? 15 में से 8 गया 7 और यहां पर 3। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में 31 जिले ऐसे हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, वहीं 18 जिले ऐसे हैं
18 जिले ऐसे हैं जो बॉर्डर शेयर नहीं करते। पहले 17 ही थे, लेकिन मैहर जो आखिरी जिला बना है वो अपनी बॉर्डर अन्य किसी राज्य के साथ शेयर नहीं करता, यानी कि वो मध्य प्रदेश का अंतर्वर्ती जिला है। वहीं बात करें पादुर्णा की तो वो महाराष्ट्र से, और बात करें हम मऊगंज की तो वो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा निर्धारित करते हैं। ठीक, तो मध्य प्रदेश के जो जिले हैं वो कितने राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करते हैं? 5। उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के 14 जिले, पहले 13 थे, मऊगंज के बाद से 14 हो गए। ठीक है, राजस्थान से मध्य प्रदेश के 10 जिले अपनी सीमा निर्धारित करते हैं। महाराष्ट्र के साथ पहले 9 थे, पादुर्णा के बाद ये भी 10 हो गए। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के 7 जिले, और ध्यान रखना है गुजरात से मध्य प्रदेश के 2 जिले, गुजरात से मध्य प्रदेश के 2 जिले। क्लियर है? ध्यान रहेंगे इतनी चीजें। तो 14 जिले, 10 जिले। अब आप बोलेंगे कि ये तो 37 से ज्यादा हो रहे हैं, तो भाई साहब मध्य प्रदेश के 6 जिले ऐसे हैं जो अपनी सीमा 2-2 राज्यों के साथ स्पर्श करते हैं। आगे देखते हैं वो कौन से जिले हैं। ठीक, यहां आपको सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार मध्य प्रदेश का मैप यदि मेरे कहने पर याद कर लें, मेरे कहने पर यदि आप मध्य प्रदेश का मैप याद कर लें, तो आपको प्रीलिम्स में ये पहचानने में कि कौन सा जिला किसके साथ सीमा स्पर्श करता है बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क है जो आप लोग को करना है ईमानदारी से। आगे, मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम, ये अगर हमारे मध्य प्रदेश का एक मैप है, ये अगर मध्य प्रदेश का मैप है तो मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 870 किलोमीटर की है, और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 605 किलोमीटर की है। क्लियर है? ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम 870, उत्तर से दक्षिण 605। अब आप बोलेंगे इंडिया की भी बता दीजिए, तो इंडिया की भी सुन लीजिए। ये अगर हम इंडिया का मैप बनाते हैं यहां पर इस तरीके से, इस तरीके से अगर हम इंडिया का यहां पर मैप बनाते हैं तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। वहीं बात करें उत्तर पूरब से पश्चिम की तो वो है 2933 किलोमीटर। यानी कि अगर आपको लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ट्रेवल करना है तो 3214 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से लेकर वेस्ट में गुजरात में ट्रेवल करना है तो आपको 2933 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो कृपया कर खाना पीना अपने साथ लेकर जाएं। आगे मध्य प्रदेश की बात करें तो 870 किलोमीटर है सिंगरौली से अलीराजपुर की दूरी, और अगर हम बात करें मुरैना से दक्षिण में बुरहानपुर की दूरी तो ये है 605। ये मैं क्या बोल रही हूं? ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न और साउदर्न बिंदु मध्य प्रदेश के। ठीक है, ध्यान रखना है। तो क्लियर है? तो 870 है पूर्व से पश्चिम की लंबाई, देखेंगे। वहीं उत्तर से दक्षिण की 605 है। आगे पूर्व से पश्चिम में 34 मिनट का अंतर पाया जाता है, ये हमने पढ़ लिया। मध्य प्रदेश का निर्माण राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर हुआ था। इसके अध्यक्ष थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसे फजल अली आयोग भी बोलते हैं। फजल अली कमीशन, फजल अली कमीशन। देखिए इस कमीशन के बारे में ना आपको मेंस में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि इसके क्या रिकमेंडेशंस थे। ठीक है, इसके आधार पर क्या हुआ, कौन कौन से मुख्य बिंदु इन्होंने शामिल करने को कहे थे स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिलहाल आप बेसिक तौर पर सुन लीजिए। फजल अली कमीशन, जिसका गठन 29 दिसंबर 1953 को हुआ था। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो कब सबमिट की? सितंबर 1955 में। इसके जो अध्यक्ष थे, इस कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली, फजल अली। और अगर मेंबर्स की बात करें, मेंबर्स की बात करें तो मेंबर्स कौन थे?
हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिकर। हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिकर। क्लियर? इन्होंने क्या सिफारिश की थी? रीऑर्गेनाइजेशन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। अब इन्होंने ये तो कह दिया कि हम भाषा के आधार पर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को इन्होंने ध्यान में रखने के लिए कहा। जैसे कि कौन से प्रमुख बिंदु? वन स्टेट वन लैंग्वेज थ्योरी को क्रॉस कर दिया पूरी तरीके से, यानी कि एक राज्य और एक राज्य एक भाषा को इन्होंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आगे नेशनल यूनिटी को मेजर आधार बनाया। तीसरी बात, इन्होंने फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस भी रखे। इन्होंने कल्चरल और लिंग्विस्टिक होमोजिनिटी की बात की, यानी कि एकता की बात की, भाषा के आधार पर और संस्कृति के आधार पर। क्लियर है? ध्यान रखना है फजल अली आयोग के बारे में आपको। क्लियर? आगे देखिए, अब नेक्स्ट है, तो उसे हमने क्या बोला? फजल अली आयोग। बी आर दुबे की बात करें तो इनके रिकमेंडेशन में मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था, जिसके तहत मई 1998 में दिग्विजय सिंह सरकार द्वारा 10 नए जिले बने और जून 1998 में सिंहदेव समिति द्वारा 6 नए जिले बने थे। तो दिग्विजय द्वारा बने 10 में से 4 जिले अभी हमारे पास हैं। एक था हमारा मंडला से डिंडौरी, एक था हमारा मुरैना से शिवपुर, एक था हमारा बेसिकली जबलपुर से कटनी, और एक हमारा और कोई से था, हाँ, खरगोन से बड़वानी। ये 4 हमारे पास है। 6 छत्तीसगढ़ में चले गए, और जो सिंहदेव समिति द्वारा जून 1998 में 6 बने थे, उसमें से 3 हमारे पास हैं। एक बना था होशंगाबाद से हरदा, एक था हमारा शहडोल से उमरिया, और एक बना था हमारा मंदसौर से नीमच। क्लियर है इतना तो आप सभी को? चलो आगे देखते हैं। यहां पर पूर्व मध्य भारत में मंदसौर जिले की कौन सी तहसील मध्य प्रदेश में सम्मिलित है? तो देखो अब क्या हुआ, अब 29 दिसंबर 1953 को फजल अली आयोग का गठन हो गया। सितंबर 1955 में क्या हुआ? रिपोर्ट दे दी। तो 1956 में मध्य प्रदेश एक नए रूप में उभर कर आया था। पहले पार्ट ए बी सी में डिवाइडेड था, अब एक नए रूप में उभर कर आया। पार्ट ए से जो 8 मराठी स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट थे, अकोला हो गया है ना, इसके अलावा राजनांदगांव हो गया, तो ऐसे जो 8 मराठी भाषी जिले थे वो पार्ट ए से हटाकर महाराष्ट्र भेज दिए गए। ठीक है, शेष को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। पार्ट सी को एज इट इज जैसा था वैसा ही मध्य प्रदेश में मिला लिया गया, जिसके अंतर्गत विंध्य प्रदेश यानी कि बुंदेलखंड, बघेलखंड और रीवा स्टेट आते थे। अब बात आई पार्ट बी की, जिसमें हम चंबल डिवीजन और इंदौर डिवीजन की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में स्थित सुनेल टप्पा गांव को राजस्थान को दे दिया गया, और राजस्थान के कोटा में स्थित सिरोंज को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में तहसील के रूप में सम्मिलित कर लिया गया। क्लियर है? देखिए क्या बोल रही हूं मैं यहां पर। पुनर्गठन के समय मंदसौर की भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा गांव को राजस्थान को दे दिया, शेष भानपुरा तहसील को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। राजस्थान के कोटा में स्थित था सिरोंज तहसील, उसे मध्य प्रदेश के विदिशा में मिला लिया गया। तो इस तरीके से कुछ मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। आगे, वर्तमान में 10 संभागों में से किस संभाग में सर्वाधिक जिले शामिल हैं? इंदौर डिवीजन की बात करें 8 जिले शामिल हैं। मैंने क्या बोला, एक बार मैप याद कर लीजिए, अपने आप आपको सीमावर्ती राज्य और किस संभाग में कितने जिले ये पता चल जाएगा। कितने इन द सेंस कौन कौन से हो सकते हैं। भोपाल की बात करें 5 जिले, सागर डिवीजन की अगर हम बात करें 6 जिले, और जबलपुर डिवीजन की अगर हम बात करें तो 9 जिले। जबलपुर डिवीजन में भी पहले केवल 8 जिले ही आते थे, लेकिन जब से पादुर्णा बन गया तब से मध्य प्रदेश के जबलपुर डिवीजन में 9 जिले आने लगे थे। ध्यान रखना है कौन कौन से 9 जिले हैं। तो 9 जिलों की बात करें तो एक है जबलपुर, मंडला, डिंडौरी, कटनी, बालाघाट,
बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, पादुन्ना, नरसिंहपुर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 कहां से हो गए? जबलपुर, मंडला, डिंडौरी, कटनी, देन बालाघाट जबलपुर डिवीजन में आता है, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, पादुन्ना और नरसिंहपुर, है ना। 1 सेकेंड आप सभी रुकेंगे। तो ये है, ये जो बैतूल है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में नहीं, ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिवीजन में आता है, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, ठीक है। बाकी ये जो 9 जिले हैं ये जबलपुर में आते हैं। वहीं अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के सागर डिवीजन की, तो इसमें सारे बुंदेली स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट, सागर हो गया, दमोह हो गया, छतरपुर हो गया, टीकमगढ़ हो गया, निवाड़ी हो गया, पन्ना हो गया, 6 जिले। भोपाल के 5, भोपाल, राजगढ़, रायसेन, सीहोर, विदिशा। इंदौर के 8, धार, बुरहानपुर, इलाजपुर, खंडवा, खरगोन, ये सारे जिले, ठीक है। ध्यान रहेगा आप सभी को। आगे देखिए, अलीराजपुर, बड़वानी भी। तो जबलपुर संभाग में सर्वाधिक जिले आते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का चाहे जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए और चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग शहडोल है। वहीं अगर बात करें सबसे बड़े संभाग की, तो क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है दोस्तों? जबलपुर। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग है इंदौर, ये ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा पर स्थित अंतिम जिला अभी मैंने बताया ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली, ठीक। आगे, मध्य प्रदेश के किस जिले से गुजरात राज्य की सर्वाधिक सीमा जुड़ी है? तो मध्य प्रदेश में गुजरात राज्य से 2 जिले अपनी सीमा निर्धारित करते हैं, एक अलीराजपुर, एक झाबुआ, जिसमें से सबसे बड़ी सीमा लगती है अलीराजपुर से गुजरात की। तो आंसर है अलीराजपुर, ठीक है। आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग अभी बताया, मध्य प्रदेश का सबसे नवीन संभाग जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी, शहडोल संभाग। आगे, मध्य प्रदेश के कौन से जिले 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं? तो उनके नाम आपको ध्यान रख लेना है, मुरैना, शिवपुरी, अलीराजपुर, झाबुआ, रीवा, सिंगरौली। बात करें मुरैना की तो ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान से, शिवपुरी भी उत्तर प्रदेश और राजस्थान से। अलीराजपुर की बात करें तो अलीराजपुर अपनी सीमा निर्धारित करता है महाराष्ट्र और गुजरात से, और झाबुआ करता है राजस्थान और गुजरात से। बात करें रीवा की तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, और सिंगरौली की बात करें तो ये भी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। क्लियर है? तो शिवपुरी भी सही, रीवा भी, बालाघाट भी, अलीराजपुर भी। तो आंसर आपको ध्यान रखना है शिवपुरी, ये रीवा नहीं, यहां पर होगा बालाघाट और सिंगरौली। बालाघाट अपनी सीमा, हाँ रीवा नहीं है, रीवा मध्य प्रदेश में, रीवा नहीं करता। देखिए रीवा केवल उत्तर प्रदेश से करता है, ठीक है। तो मुरैना कहां से करता है? उत्तर प्रदेश और राजस्थान। शिवपुरी उत्तर प्रदेश, राजस्थान। अलीराजपुर महाराष्ट्र, गुजरात। झाबुआ गुजरात और राजस्थान। बालाघाट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, और सिंगरौली छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो रीवा इसमें शामिल नहीं है, ये शामिल नहीं है। तो आंसर है 1, 3 एंड 4, ठीक है। ध्यान रखना है। झाबुआ देखिए गुजरात और राजस्थान, मैंने भी क्या बताया, गुजरात और राजस्थान। फिर मुरैना राजस्थान उत्तर प्रदेश, शिवपुरी राजस्थान उत्तर प्रदेश। मुरैना शिवपुरी राजस्थान उत्तर प्रदेश। आगे सिंगरौली उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़, बालाघाट छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र। सिंगरौली उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़, बालाघाट छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र। आगे है नेक्स्ट अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र, अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र। क्लियर है इतना? आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? सीधा टिक लगा देना है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश से क्या करती है? लगती है। 14 जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा निर्धारित करते हैं। कौन कौन से हैं? मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर। मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर। सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना। 10 हो गए।
फिर सतना, रीवा, सिंगरौली, मऊगंज, 14 जिले कंप्लीट। सतना, रीवा, सिंगरौली, मऊगंज। आगे, राजस्थान की किस तहसील को मध्य प्रदेश से जोड़ा गया? सिरोंज को। नेक्स्ट है, पन्ना की हीरे की खदानें किस सीरीज से संबंधित हैं? पन्ना जिले में स्थित जो हीरे की खदानें हैं, ध्यान रखना है, वो बीजावर सीरीज से संबंधित हैं। बीजावर सीरीज ध्यान रखना है। क्लियर है? तो पन्ना की हीरा खदानें बीजावर सीरीज की चट्टानों से संबंधित हैं। भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है मझगवां, पन्ना जिले की प्रमुख हीरा खदान है। मझगवां के अलावा और भी हैं, हिनौता है, उथली है, रामखेरिया माइंस है, लेकिन पन्ना में सबसे मेजर जो हीरे की खदानें हैं वो मझगवां में है। क्लियर है? ध्यान रखना है। तो पन्ना की मोनोपोली है इंडिया में, ठीक है, विश्व में भी बोलना गलत नहीं होगा। पन्ना की मोनोपोली है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिजर्व्स ऑफ डायमंड। क्लियर है? तो यहां पर हमारी आज की क्लास समाप्त हुई। आई होप, अच्छा एक सेकेंड, चंबल, एक नया क्वेश्चन है, चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित है। इसे हम अपने अगले क्लास में भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? ये एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गया था। देखिए, तो यहाँ पर हमारा आज का जो लेक्चर है, यहाँ पर हमारी आज की न्याय बैच की क्लास समाप्त हुई। आई होप आपको ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास आज बहुत अच्छी लगी होगी। हम आगे और भी एनर्जी और भी इंथुजियाज्म के साथ पूरा एमपी ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एमपी ज्योग्राफी ही एकमात्र स्कोरिंग ऐसा टॉपिक है जिसको एक बार पढ़ने से हमें चीजें याद हो जाती हैं और क्वेश्चंस भी इससे कंपैरेटिवली इजी आते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन एमपी ज्योग्राफी से तो नहीं आता जो हमसे ना बने। आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री से हम मान सकते हैं कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार जो हमें नहीं बनते, लेकिन बात करें एमपी ज्योग्राफी और पॉलिटी की तो ये दोनों सबसे स्कोरिंग है। ये ध्यान रखना है। लगभग 10 क्वेश्चंस तो मात्र एमपी ज्योग्राफी से ही आते हैं और 10 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में कितना वेटेज रखते हैं ये हम आप सभी लोग जानते हैं। क्लियर है? तो आप सभी को निरंतर मेरे साथ पढ़ते रहना है, न्याय बैच में बने रहना है। मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।